दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कृषि अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत कक्षा 12 के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और इस टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थ एवं सिद्धांत। तो देखिए, व्यापार 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्थानीय, दूसरा होता है राष्ट्रीय और तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो हम अब जान लेते हैं, पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि व्यापार क्या होता है। तो सबसे पहले हम व्यापार को जानेंगे कि जब भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश अपनी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करता है तो इसको व्यापार कहते हैं। यानी व्यापार का मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से है। तो ये व्यापार के अंतर्गत आता है, क्योंकि जैसे कि लखनऊ और कानपुर के बीच में होने वाला जो व्यापार है वो कहलाएगा इसके भीतर हो रहा है, इसलिए इसको आंतरिक व्यापार भी कहेंगे। और इस व्यापार को घरेलू व्यापार भी कह सकते हैं या स्थानीय बाजार भी कह सकते हैं और राष्ट्रीय बाजार भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे कि एक शहर में ही अगर वस्तुओं का लेन देन और वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन हो रहा है तो इसको स्थानीय बाजार कहेंगे। अब हम, चूंकि आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पहले हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो आइए पहले इसको जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब 2 या 2 से अधिक देश परस्पर एक दूसरे की वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं तब इसे अंतर्राष्ट्रीय अथवा विदेशी व्यापार कहते हैं। तब इसे अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार कहते हैं। आपके हेवनसन ने भी कहा है कि जब 2 देश आपस में व्यापार करते हैं, वस्तुओं का लेन देन करते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब हमारे परिवहन के संसाधन इतने तीव्रगामी नहीं थे, इतने तीव्र चालित नहीं थे, तो एक ही देश में व्यापार होता था या एक ही शहर में व्यापार होता था। लेकिन जैसे जैसे इन साधनों का अस्तित्व आया उसी प्रकार से हमारा व्यापार भी बढ़ने लगा, क्योंकि कोई भी देश अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि कुछ संसाधन किसी देश में हैं और कुछ संसाधन दूसरे देश में हैं, क्योंकि जलवायु है, मौसम है, इसके हिसाब से परिवर्तन है इनमें। तो हम जान लेते हैं कि आंतरिक व्यापार एवं विदेशी व्यापार में समानताएं क्या है। ये नया है हेडिंग। देखिए, पहला है समान आधार, यानी समान आधार। पहला है समान आधार। दोनों प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, दोनों प्रकार के व्यापारों में वस्तुओं का लेन देन या विनिमय का आधार क्या है, वो है समान है। क्योंकि इसमें क्या है, दोनों का उद्देश्य कैसा है, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति करना, यानी आधार जो है वो समान है। दूसरा है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन, जैसे देश के क्या होते हैं कि कुछ भाग जो होते हैं वो वस्तुओं को श्रम विभाजन के द्वारा एवं विशिष्टीकरण के द्वारा वो प्राप्त कर लेते हैं, ज़्यादा विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं और उनके पास ज़्यादा मात्रा में वो उत्पादन वस्तु उपस्थित होती है या उपलब्ध होती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे बच जाते हैं जिन देशों में या जिन क्षेत्रों में ये वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं, तो वो उनसे दूसरे क्षेत्र से या दूसरे देश से प्राप्त करते हैं। तो ये श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के मामले में भी ये आंतरिक व्यापार विदेशी व्यापार में समानताएं हैं। तीसरी समानता है इसकी कम मूल्य पर अधिकतम संतुष्टि, यानी कम मूल्य पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, ये भी इनका समान आधार है। दोनों ही व्यापारों का ये उद्देश्य रहता है, ये भी इसमें समानता है। अधिकतम वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति, ये मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि जैसे कि पटसन के मामले में भारत ज़्यादा उपजाऊ है, यानी उसकी भूमि ज़्यादा अच्छी है, और गेहूं के मामले में ऑस्ट्रेलिया की भूमि ज़्यादा अच्छी है। तो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन इन वस्तुओं का कर लेते हैं। तो ये चीज़ है कि तब क्या होता है कि जब
जहाँ ज़्यादा जो वस्तु उत्पादित होती है वहाँ वो कम मूल्य पर मिलती है और वो दूसरे देश को आसानी से निर्यात कर सकते हैं, और वहाँ की जो भी दुर्लभ वस्तु है या उनके लिए ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है वो उसका अपने लिए आयात कर लेते हैं। है लाभार्जन का उद्देश्य, यानी आंतरिक व्यापार का भी और विदेशी व्यापार का, दोनों का ही उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। तो हमने जाना कि आंतरिक व्यापार विदेशी व्यापार में समानताएं क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या है। अब हम जान लेते हैं कि आंतरिक व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा कि हमने इस बात का अध्ययन किया कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताएं क्या हैं, और अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असमानताएं क्या हैं, अंतर क्या हैं। तो आइए देखिए, पहला है अंतर इसमें कि श्रम और पूंजी की गतिशीलता, क्योंकि एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर श्रमिक यानी मजदूर और पूंजी आसानी से लाई और ले जाई जा सकती है, लेकिन अगर विदेश हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात हो तो वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी परेशानी होती है कि जैसे कि भाषा का अंतर होता है, खान पान का अंतर होता है, रीति रिवाज का अंतर होता है। इस कारण वहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक दशाओं में अंतर होता है। इस कारण जैसे विदेशियों के साथ में कुछ लोग भेदभाव भी करते हैं, इस वजह से लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते हैं। अब है प्राकृतिक साधनों एवं भौगोलिक दशाओं में अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि प्राकृतिक एवं साधनों एवं भौगोलिक दिशाओं में अंतर होता है। प्राकृतिक साधन की जैसे जिस देश में प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है, वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन जिस देश की भूमि मिट्टी ज़्यादा अच्छी है वहाँ पर फसलें ज़्यादा अच्छी उगाई जाएंगी। तो इस प्रकार से कई देश जो हैं इन जो आंतरिक व्यापार जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या बड़ा सबसे बड़ा अंतर है कि प्राकृतिक संसाधन जहाँ पर प्रचुर मात्रा में होते हैं वहाँ पर लोग अपने देश में ही उत्पादन करना ज़्यादा पसंद करते हैं और वहाँ पर लागतें भी कम आती हैं। इसके बाद है उत्पादन संबंधी दशाओं में अंतर। अब उत्पादन संबंधी हमने जैसा कि पहले बताया कि जिस देश में ज़्यादा संसाधन होंगे वहाँ पर उत्पादन लागतें कम आएंगी, तो उत्पादनकर्ता को ज़्यादा फायदा होगा, यानी उनकी लागतें कम होंगी तो उन्हें मुनाफा ज़्यादा होगा। इस प्रकार से जब भी किसी विभिन्न राष्ट्रों में जो भी राष्ट्र होते हैं वहाँ पर लागतें भिन्न भिन्न होती हैं, इस कारण वो उस देश से वो वस्तु को मंगाना ज़्यादा पसंद करेंगे जिस देश में लागतें कम हैं उनके देश की अपेक्षा, वो वहाँ से उस देश के माल को ले लेंगे। तो ये अंतर है एक तो सबसे बड़ा। इसके बाद है कि आयात एवं निर्यात पर प्रतिबंध। देखिए जब भी जैसे कि जो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे लाइसेंस प्रणाली है या जो वो आयात कर है, ये सब इस प्रकार के सरकारी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार के व्यापार की स्वतंत्रता की दृष्टि से जो भी होता है वो आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर होता है, क्योंकि जो देश के अंदर व्यापार है वहाँ पर इस प्रकार के कर नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन जो विदेशी व्यापार है वहाँ पर इस प्रकार के कर लगाए जाते हैं या प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अगला अंतर है मुद्रा प्रणाली में अंतर। मुद्रा प्रणाली देखिए जब क्या होता है हमारे देश में एक ही मुद्रा चल रही है तो व्यापार करने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जब दूसरे देश में जाएगा कोई भी व्यापार करने तो वहाँ पर उसे मुद्रा की कठिनाई आएगी, मुद्रा संबंधी, तो वो व्यापार करने से विदेश में जाने से हिचकिचाएगा। फिर देश की जो भी विनिमय देशों की जो भी मौद्रिक नीतियाँ होती हैं उनमें परिवर्तन होने पर कीमतों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो अब अगला इसका अंतर है वस्तुओं के स्थानांतरण में अंतर। देखिए स्थानांतरण में अंतर, वस्तुओं के स्थानांतरण में अंतर ऐसे है कि देश के अंदर तो रेलों से, सड़कों से, जल मार्ग से कैसे भी वस्तुओं को आसानी से एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है, लेकिन जब विदेश की बात आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है, थोड़ी सी असुविधाएं होती हैं, क्योंकि माल खराब होने का खतरा रहता है ज़्यादा, इस कारण ये भी सबसे बड़ा अंतर है। फिर है क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य दूरी।
देखिए क्रेता क्या होगा, इसमें क्या होता है, अपने देश में आंतरिक व्यापार में क्या होता है कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, सभी एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन इसमें विदेशी व्यापार में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, कि इसमें थोड़ा सा भय रहता है कि पता नहीं किससे हमने संपर्क किया, तो वो मतलब परस्पर निजी स्वतंत्र नहीं है, संपर्क करने में निजी स्वतंत्रता उनको नहीं होती है। इस कारण भी ये अंतर है। और अब हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी व्यापार में क्या अंतर है, और अब हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और दोष, यानी गुण और गुण क्या हैं। इसमें पहला है बाजार की उपलब्धि, यानी बाजार हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि कुछ देश ऐसे होते हैं जो अब बहुत सी वस्तुओं का अधिक उत्पादन कर लेते हैं, जितना उनके देश में उसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो अपनी उस जो ज़्यादा वस्तु उत्पन्न हुई है उसके लिए उन्हें बाजार मिल जाते हैं अन्य देशों में, और वो उनको वहाँ पर भेज करके मुद्रा को प्राप्त कर लेते हैं। अगला है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति। अब देखिए जैसे कि क्या होता है कि कुछ देश किसी वस्तु का सस्ती लागत पे उत्पादन कर लेते हैं, कम लागत पे उत्पादन कर लेते हैं, कोई देश किसी और वस्तु का कम लागत पे उत्पादन कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति विश्व के सभी देशों को हो जाती है आसानी से, और सस्ती वस्तुएं हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा गुण है कि सस्ती वस्तुएं मिलती हैं, क्योंकि जब भी कोई भी उत्पादन करता है तो तुलनात्मक लागतें कम आती हैं। किसी देश में वही वस्तु उत्पादित हो रही है तो ज़्यादा उत्पादन उसमें लागतें लग रही हैं, और किसी देश में उसी वस्तु को और उसी मात्रा में उत्पादन होने में कम लागतें लगती हैं। इस प्रकार तुलनात्मक लागतों के सिद्धांत के आधार पर दूसरे देश को वस्तुएं सस्ती प्राप्त हो जाती हैं। अगला है प्राकृतिक संकटों का सामना। जब देखिए जब भी किसी देश में जैसे अकाल है, बाढ़ है, महामारी है, भुखमरी है, बेरोजगारी जैसे बहुत सारे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आती हैं, संकट आते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब प्राकृतिक संकट आते हैं तो उनमें दूसरे देश से उनको मदद मिल जाती है। अगला है आर्थिक विकास की संभावना, यानी जो अविकसित देश जो होते हैं उनके अंदर मशीनरी का ज्ञान, तकनीकी का ज्ञान कम होता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चलते जो विकसित देश होते हैं उनसे इन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, और उनमें भी आर्थिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगला है तीव्र औद्योगिक विकास, यानी कुछ जो विश्व के कुछ राष्ट्र जो होते हैं वो तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो विकसित देशों से या जो तकनीकी में आगे है उन देशों से प्राप्त करके अपना सामान और कच्चे माल को प्राप्त कर लेते हैं, और अपने देश का भी तीव्र औद्योगिक विकास कर सकते हैं। जैसे कि जापान जो है वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज़्यादा आती हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे देशों से कच्चा माल आयात करके अपने देश को तुरंत ही विकसित कर लेता है। अगला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, यानी क्या होता है कि निर्यात जब बढ़ते हैं, निर्यात का जब विस्तार होता है, विकास होता है, तो उन्हें दूसरे देशों की मुद्रा की प्राप्ति होती है, जिससे कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो जाती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के साथ ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, लोगों के रहन सहन के स्तर में भी सुधार होता है। अगला है प्रतियोगिता के लाभ, यानी जब क्या होता है कि सभी देश विश्व के आपस में परस्पर प्रतियोगिता रखते हैं। वो कहते हैं कि मेरा माल ज़्यादा बिक जाए, दूसरा देश कहता है मेरा माल ज़्यादा जाए, तो इस प्रकार उनमें प्रतियोगिता के जितने भी लाभ होते हैं वो सभी अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। रोजगार में अगला है इसका रोजगार में वृद्धि, यानी जब विदेशी व्यापार का विकास होता है तो किसी भी देश के बैंकिंग का विकास होता है, परिवहन का विकास होता है, इससे रोजगार के साधन बढ़ते हैं, और क्या होता है कृषि उद्योग सभी में वृद्धि होती है, जिसके कारण रोजगार में भी वृद्धि हो जाती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष क्या हैं। इससे पहले हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ गुण क्या हैं, और अब हम जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष क्या हैं। तो इसका पहला दोष है कि अल्प विकसित राष्ट्रों को हानि। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो अल्प विकसित देश होते हैं उनको हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि जो भी देश होते हैं वो क्या करते हैं, जो इनकी जो शर्तें और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भी शर्तें और दशाएं होती हैं वो विकसित देशों के तो अनुकूल होती हैं, किंतु अल्प विकसित देशों के अनुकूल नहीं होती हैं। इस कारण इनको हानि उठानी पड़ती है।
अगली है कृषि प्रधान राष्ट्रों को हानि। कृषि प्रधान देशों को भी हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि इनकी जो वस्तुओं की मांग होती है वो मूल्य सापेक्ष होती है, यानी मूल्य निरपेक्ष नहीं होती, कम मूल्य सापेक्ष होती है, क्योंकि ये ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनको हम लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते। इस कारण जो कृषि प्रधान देश हैं उनको भी हानि उठानी पड़ती है। अगला है असंतुलित विकास। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चलते क्या होता है, कोई भी देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसमें उसे तुलनात्मक लागत का लाभ अधिक मिलता है, जिस कारण वो वही वस्तुएं उत्पादित करता है, बाकी वस्तुओं में वो पिछड़ जाता है। इस कारण किसी भी देश का पूर्णतः संतुलित विकास नहीं हो पाता है। जो विकसित देश होते हैं वही इसका फायदा या इसका लाभ ले लेते हैं। अगला है अति उत्पादन की संभावना। अति उत्पादन की संभावना, देखिए क्या होता है कि जब अधिक निर्यात करने के उद्देश्य से कुछ देश क्या करते हैं, वो अपनी वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इसके कारण उनके यहाँ वस्तुओं की बहुतायत हो जाती है, जिसके कारण अति उत्पादन की संभावना हो जाती है, यानी संभावना रहती है, और वो अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और देश में क्या होता है, आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ जाता है। अगला है हानिकारक आयात। हानिकारक आयात क्या है कि जैसे विदेशों में जो नशीली वस्तुओं का आयात हो जाने पर, जो विदेश से जो वस्तुएं आयात होती हैं उनमें कुछ नशीले पदार्थ भी होते हैं, जिससे क्या होता है, जो देश के जनता है उनका वो प्रयोग करती है, जिसके कारण उसके स्वास्थ्य पर, कार्यकुशलता पर और चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला है विदेशी प्रतियोगिता के कुप्रभाव। देखिए, विदेशी प्रतियोगिता के प्रभाव के कारण क्या होता है कि जो देश कमजोर होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, वो इस भीषण प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते हैं और वो वहाँ से पलायन कर लेते हैं, जिसके कारण उनके उद्योग धंधों पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। अगला है कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि क्या है कि कभी कभी कुछ देश क्या करते हैं, अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का निर्यात कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जहाँ पर वो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं उस देश में तो कमी हो जाती है और वो विदेशों में ज़्यादा बेच देते हैं, जिसके कारण अपने देश में उन वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसके बाद है राजनीतिक दासता। कभी कभी क्या होता है कि जब केवल अपने वस्तुओं का ही आयात नहीं करते हैं विकसित देश, बल्कि वो उन अमीर देशों से ऋण भी ले लेते हैं, जिस कारण वो राजनीतिक दासता उनके ऊपर लागू हो जाती है और वो उनके शासन और प्रशासन में हर प्रकार का हस्तक्षेप करने लगते हैं और वो देश उनके गुलाम बन जाते हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय देश। अंतर्राष्ट्रीय देश का मतलब तो है कि गला काट प्रतियोगिता के कारण वो जो अल्प विकसित देश होते हैं वो इस प्रतियोगिता में नहीं टिक पाते हैं और उनमें अंतर्राष्ट्रीय देश की भावना उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं वो इसी अंतर्राष्ट्रीय देश के परिचायक हैं। अगला है अन्य राष्ट्रों पर अत्यधिक निर्भरता। जैसे क्या होता है, जब सस्ती वस्तुएं मिलती हैं दूसरे देशों से, तो जो देश थोड़ा बहुत अपनी वस्तुओं को उत्पादन कर सकता है वो भी उनको उत्पन्न नहीं करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब कोई संकट काल होता है या कोई आपातकाल लगता है तो वो देश अन्य राष्ट्रों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं और वो उन वस्तुओं की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो आज हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत कि उसका अर्थ क्या था, आर्थिक व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इनमें समानताएं क्या हैं, असमानताएं क्या हैं, इनके गुण और दोष क्या हैं। अब हम इसके जो अगला इसका टॉपिक होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम तुलनात्मक लागत के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही बहुत है, इतना, और मैं अपने इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट टाइम हम इसी के टॉपिक के साथ जुड़ेंगे फिर से। जो ओलिन का सिद्धांत है, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है, डेविड रिकार्डो का सिद्धांत है, उसके बारे में हम अध्ययन या चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।